नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु बनेंगे आपके एग्जाम के लिए वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रश्न जो यहाँ पे लिए गए हैं क्लास में, ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं और साथ में क्लास में ही सभी प्रश्नों का रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे, जिससे आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किसे ऑरेंज कैप प्रदान की गई है। तो देखिए, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, प्लेयर ऑफ द मैच ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप लोग को याद रखना होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके करंट अफेयर की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सर्वाधिक रन किसने बनाया आईपीएल 2024 में, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं कौन? विराट कोहली। कौन बनाया है? विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और विराट कोहली पहला शतक भी लगाए हैं, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहला आईपीएल 2024 में पहला शतक किसने मारा था, तो विराट कोहली ने मारा था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने मारा था पहला शतक? विराट कोहली ने मारा था। अगर आपसे पूछे कि इसका संस्करण क्या था, अगर आपसे पूछे कि संस्करण बता दीजिए किस नंबर का संस्करण था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 17वां संस्करण था। अगर आपसे पूछे कि ये आप लोग जान गए हैं कि ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कैप तो आप लोग जान चुके हैं कि विराट कोहली जी को दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पर्पल कैप किसे दिया गया, अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि पर्पल कैप किसे दिया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को दिया गया। किसे दिया गया? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हर्षल पटेल को पर्पल कैप दिया गया। ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन बने हैं, वो बने हैं मिचेल स्टार्क। कौन? मिचेल स्टार्क बने हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईपीएल 2024 में जो विजेता टीम थी वो कौन थी? कोलकाता। कौन थी? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विजेता पूछे, कोलकाता इसकी विजेता रही है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतने पॉइंट आप लोग इससे ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी पूछे जाने वाले प्रश्न है आपके एग्जाम में। देखिए, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को। पहला शतक भी विराट कोहली ने लगाया। संस्करण था आईपीएल 2024 17वां। और पर्पल कैप किसे दिया गया, तो हर्षल पटेल को पर्पल कैप दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया, तो वो मिचेल स्टार्क को बनाया गया। और विजेता टीम कौन रही? कोलकाता। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो देखिए, ब्रिक्स का सदस्य इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि कौन सा देश इसमें से नहीं है। तो आप लोग तभी इसका जवाब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि ब्रिक्स में सदस्य कौन कौन है, ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन है। जब आप लोग को ये पता होगा तभी आप इसके जवाब दे पाएंगे। तो ब्रिक्स का सदस्य जानना बहुत ही आसान है। तो देखिए, बी से हो गया आपका क्या? ब्रिटेन। तो देखिए, यहाँ पे बी से हो गया क्या? ब्रिटेन। ये तो आप लोग यहाँ पे पता लगा लिए, बी से ब्रिटेन हो गया। उसके बाद आर से क्या हो गया? आपका रूस हो गया, आर से यानी कि रसिया। आई से क्या हो गया? अपना प्यारा भारत हो गया। उसके बाद सी से क्या हो गया? चीन हो गया, जिसकी आंखें छोटी छोटी। उसके बाद अगर आपसे पूछेगी यस से क्या हो गया, तो ये हो गया यस से दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का कंट्री है दक्षिण अफ्रीका एक, ये हो गया। कौन सा देश यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो आप लोग जब जानेंगे कि कौन सा देश सदस्य है या फिर नहीं है, तभी आप इसको बता पाएंगे। चलिए आइए देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीन सदस्य कौन है, ब्रिक्स का सबसे नवीन सदस्य कौन है,
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि नवीन सदस्य जो ब्रिक्स का बना है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछे कि कब बना है तो ये भी आप लोग बताएंगे कि भैया 2011 में बना है। ठीक, अगर आपसे पूछे ब्रिक्स के बारे में, इसकी स्थापना बता दीजिए कब हुई थी, तो भैया जी इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में। और संघाई कहाँ पे है, वहीं जिसकी आंखें छोटी छोटी, यानी कि कहाँ पे, चीन में है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। तो चलिए इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे कि कौन देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो देखिए ब्रिटेन, तो ये तो आप लोग जानेंगे। अगर कि कौन सा देश सदस्य नहीं है तो आप लोग बता पाएंगे। देखिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा देश ब्रिटेन का मतलब ब्रिक्स का सदस्य है। तो कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा कोई भी देश आएगा तो वो इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक, नवीन सदस्य कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है। कब बना, तो ये 2011 में ब्रिक्स का सदस्य बना था, सदस्यता लिया था। उसके बाद ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय संघाई चीन में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप करंट अफेयर की दृष्टि से देख सकते हैं। तो देखिए अब इस प्रश्न में आप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस प्रश्न में हम लोग श्रीलंका के बारे में पूरा उधेड़ने वाले हैं, श्रीलंका को हम लोग यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। तो चलिए श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए श्रीलंका से अगर आपसे पूछे कि इसके राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे नोट करेंगे अनुराग कुमार इसके राष्ट्रपति हैं। कौन है, सॉरी अनुराग कुमार। नाम भी अजीब है और हम है भारत के रहने वाले, तो यहाँ पे अनुराग होते हैं, अनुरा नहीं शायद कोई होता है। ठीक, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुराग कुमार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान राष्ट्रपति तो हो गए, अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका के उपराष्ट्रपति बता दीजिए भैया। अगर आपसे पूछे कि सॉरी अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री बता दीजिए, प्रधानमंत्री, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है बताइए। तो ये हैं आपके हरिनी अमरसूरिया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हरिनी अमरसूरिया। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए, राजधानी आपसे पूछे तो क्या है यहाँ की राजधानी, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ ये कौन सा युद्धाभ्यास करता है श्रीलंका, और भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलीनेक्स किसके बीच में होता है, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास कौन कौन देश करते हैं, तो ये भारत और कौन करता है, भारत करता है और श्रीलंका करता है। अगर आपसे पूछे कि मित्र शक्ति कौन करता है, मित्र शक्ति, तो ये भी भारत और श्रीलंका करता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की भाषा क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या, सिंहली यहाँ की भाषा है। क्या, सिंहली यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग पूरा श्रीलंका घूम के आ चुके हैं। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अनुराग कुमार है, अनुराग नहीं अनुराग कुमार। प्रधानमंत्री पूछे तो हरिनी अमरसूरिया। कौन है प्रधानमंत्री, कौन है, हरिनी अमरसूरिया। आप लोग ध्यान रखेंगे। भाषा यहाँ पे बोली जानी है, सिंहली भाषा बोली जाती है। और राजधानी यहाँ श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, और देश से बड़ा राजधानी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। युद्धाभ्यास सिलीनेक्स और मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका की सेनाएं आपस में मिलकर के करती हैं, अकेले नहीं। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप लोग यहाँ पे पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं जा करके। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन अखबार शुरू किया था, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो अखबार शुरू किए थे उसका नाम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न बझाने वाला है। बझाने वाला किसको है, आपको बझाने वाला। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि कौन अखबार शुरू किया था तो इसका जवाब साफ है। कौन सा अखबार शुरू किया था, तो ये आप लोग बताएंगे इंडियन ओपिनियन। इंडियन सॉरी ये बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा। इंडियन ओपिनियन इस पुस्तिका का नाम है। ठीक, तो ये
महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कब शुरू किया था तो ये 2003 में, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे, अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा हो गया, प्रथम संपादन। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन थे तो आप लोग बताएंगे कौन, बाबा जी अपने, यानी कि महात्मा गांधी जी, जिसे भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन है तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे। अगर पहला संपादक पूछे तो मनसुख लाल नजर। हम हट जाते हैं, नहीं तो आप लोग देखेंगे कैसे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मनसुख लाल नजर इस जो इनका पत्रिका था, इसका प्रकाशन कई लोगों ने अलग अलग समय पे किया, लेकिन पहले जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न में गलती होती है। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था या किसकी पत्रिका, तो महात्मा गांधी बताएंगे। लेकिन जब संपादक शब्द लगा दिया तो मनसुख लाल नजर ही इसके पहले संपादक अगर पूछे तो मनसुख लाल नजर होंगे, ठीक ना। अब कुछ और पत्रिका के बारे में, अखबार यानी कि जो भी था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल हेराल्ड ये किसकी पत्रिका है, नेशनल, ओहो नेशनल ऐसे लिखा जाएगा ना, नेशनल, सॉरी पूरा नहीं रहेगा, सॉरी, नेशनल हेराल्ड ये पत्रिका किसकी है, तो ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे बच्चे प्यार से पंडित नेहरू, जिसे बच्चे प्यार से चाचा जी कहते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ किसकी है तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, तो बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। ये एनी बेसेंट की है, किसकी है, एनी बेसेंट की है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन किए बेड़ा पार नहीं होने वाला है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया, महात्मा गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किए थे 2003 में। लेकिन अगर आपसे पूछे इसके पहले संपादक कौन थे तो मनसुख लाल नजर थे इसके पहले संपादक। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अखबार है। और कॉमनवेल्थ पत्रिका ये किसने शुरू किया था, तो ये एनी बेसेंट। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अब आ चुका कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण है और है। तो ये पॉलिटी की प्रश्न, पॉलिटी में, हाँ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। देखिए, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। अगर महिला का नाम ले ले तो कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो है आपकी कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक, यानी कि संपादक नहीं, एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर और कब ये यहाँ की अध्यक्ष बनी थी तो 1917। और कहाँ की अधिवेशन की थी तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कलकत्ता, क्योंकि ये सभी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं कि कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, अगर भारतीय शब्द लगा दिया तब ये इसका जवाब कुछ दूसरा हो जाएगा। तब बनी थी अपनी सरोजिनी नायडू, तब बनी थी अपनी सरोजिनी नायडू। और ये सरोजिनी नायडू कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये 1925 में बनी थी। और ये जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कानपुर अधिवेशन था, कानपुर में हो रहा था। कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। यहाँ अधि मतलब अधिवेशन और कुछ नहीं, ठीक ना। तो इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान रख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना किसने किया था तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 1885। और किसने किया था, एयो ह्यूम, जिसे क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब क्या होता है हमें क्या पता, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब होता है शिमला का सन्यासी। तो
तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई? तो एनी बेसेंट बनी थी और 1917 में ये कानपुर अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं और 1925 वाला जो कानपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता ये करती थी की हैं, ठीक ना। और स्थापना कब हुआ था? 1885 में एयो ह्यूम जी ने इसकी स्थापना किया था। अगला है गैलापागोस द्वीप का नाम किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में फिर पूछ ले। तो देखिए गैलापागोस जो द्वीप है वो तो है इक्वेडोर में। हमको कैसे पता? तो पता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है इक्वेडोर में। इक्वेडोर, और इक्वेडोर है कहाँ पे? तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम गए थे तब पता है, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो देखिए गैलापागोस द्वीप किस वैज्ञानिक के नाम पे है? तो ये डार्विन के नाम पे है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब डार्विन भैया कौन थे? तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे क्योंकि चाचा जी बहुत फेमस थे अपने ज़माने में। अपने ज़माने में दुनिया हिला के रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक। इनकी एक पुस्तक है, वो एग्जाम हिला देता है, तो इस वजह से इनकी एक पुस्तक है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि डार्विन चाचा की पुस्तक है, ये आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विकासवाद का सिद्धांत, हम हट जाते नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चाचा डार्विन ने दिया था। सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन जी ने दिया था, ठीक। अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं, तो ये इसका जवाब दूसरा हो जाएगा, वो अपने चाचा डार्विन नहीं है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनुवांशिकी के पिता, ये मेंडल को कहा जाता है, ठीक ना। मेंटल नहीं, मेंडल, ठीक ना। तो देखिए अब इसका रिवीजन करेंगे कि गैलापागोस द्वीप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है डार्विन से, और डार्विन की एक पुस्तक है जो एग्जाम में दिमाग हिला देता है, तो वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर आपसे पूछे कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत ये डार्विन जी ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। पेन हमने चेंज नहीं किया था और आपने बताया भी नहीं कि पेन चेंज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे होती है। कि किस योजना में बीपीएल धारक को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो भारत में चलाया गया था उज्ज्वला योजना। यहाँ पे गलती हो जाता है लिखने में, थोड़ा सा 1-2 दिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, फिर लिखने में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उज्ज्वला जो योजना है ये 2 चरण में चलाई गई। कहाँ गया पेन 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 पेन? उज्ज्वला जो योजना है ना, इसके 2 चरण थे। भैया कितने चरण थे? 2 चरण। अगर आपसे पूछे कि पहला चरण कब चलाया गया और दूसरा चरण कब चलाया गया, तो ये देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा। तो देखिए अगर आपसे पहला चरण पूछे तो ये 1 मई 2016 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 मई 2016 को। इसके द्वारा गैस दिया जाता है, गैस सिलेंडर। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का बड़ा सा पोस्टर लगा होता है किसी शहर में, और वहाँ पे गैस और महिलाएं छपी रहती हैं, गैस चूल्हा महिलाएं छपी रहती हैं। तो वो उज्ज्वला योजना के तहत ही वितरण किया गया था, और यूपी में है ये, बलिया यूपी से। और दूसरा वाला कब से शुरू किया गया था? तो ये दूसरा वाला 2021 वाला चरण है, ये महोबा से शुरू किया था। महोबा कहाँ पे है? तो ये भी यूपी में है, हम गए नहीं हैं लेकिन जानते हैं महोबा। हाँ, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका 2 चरण चला था। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन? की किस योजना में बीपीएल धारक को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो उज्ज्वला योजना, जिसे 2 चरण में चलाया गया था। पहला वाला चला था 1 मई 2016 को स्टार्ट बलिया उत्तर प्रदेश से, और दूसरा वाला शुरू हुआ था
2021 में, और वो महोबा उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। ठीक ना, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा तो हम नहीं जानते। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, और बहुत सारे पुस्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो है आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। और कुछ पुस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब पुस्तक पूछा है तो पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिलों के बारे में नहीं। और पढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछे ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, बता दीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कौन है, खुशवंत सिंह, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है भैया, तो ये पुस्तक है अपने चाचा जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन फिलॉसफी किसकी है, इंडियन फिलॉसफी ये किसकी है, तो ये पुस्तक है आपके पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की है। अगर आपसे पूछे कि पोस्ट ऑफिस किसकी पुस्तिका है, तो यहाँ पे नोट करेंगे पोस्ट ऑफिस, ये किसकी पुस्तिका है, तो पोस्ट ऑफिस है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना बता दीजिए, कोई भी जो आपको याद हो तो माने। चलिए रिवीजन करते हैं। पेन कहाँ गया, देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ठीक ना, एक मिनट, खुशवंत सिंह। अगला डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की, और इंडियन फिलॉसफी सर्वपल्ली राधाकृष्ण की ये पुस्तिका है। ठीक ना, अगला प्रश्न है कि 2024 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था, तो 2024 में पद्म विभूषण दो लोगों को दिया गया, एक है बिंदेश्वर पाठक हैं, और आपकी दूसरी एक महिला है जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। विद्वेश्वर पाठक कौन है, एक सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बिंदेश्वर पाठक पूछे कौन है, तो सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। और ये पद्मा सुब्रमण्यम कौन है, तो ये हैं एक भरतनाट्यम की नित्यांगना। भरतनाट्यम की कौन है, नाट्यम की ये कौन है, नृत्यांगना। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भरतनाट्यम पूछे कहाँ का है, तो वो भी तमिलनाडु। ठीक ना, कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। बड़ी दुख की बात है कि हम लोग अभी तीसरे प्रश्न में पहुंचे हुए हैं, इस वजह से, क्योंकि लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है। तो देखिए 2024 में पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो वो दिया गया बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम को। ठीक ना, और पद्मा सुब्रमण्यम जो है, पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम की नित्यांगना हैं, और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। इन दोनों लोगों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, बस
प्रश्न तगड़ा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, पर आप लोग बेवकूफ़ हो नहीं, और प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक ना। यहाँ से जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो संविधान सभा के रहेंगे, और संविधान सभा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे। तो आइए चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक संविधान सभा की, और संविधान सभा की तीसरी बैठक देखते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक ना। और इसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी इसके 2 दिन बाद, यानी कि 19 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1947 को। आप लोग जानते हैं कि 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो 1947 ये तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने वो हमेशा कौन रहे? अस्थायी अध्यक्ष इसके बना दिए गए थे। ये फिर अब चेंज, अस्थायी का मतलब कि बन गए, अब चेंज नहीं होंगे। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो आपको चाहे स्वतंत्रता की बात पूछे, स्वतंत्रता के मतलब एक अध्यक्ष केवल बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? तो इसके जवाब हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जवाब कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे तीसरा बैठक लिख दिए इस वजह से, क्योंकि हम सोचे इससे संबंधित आप लोग को कुछ पॉइंट बता दिया जाए। तो तीसरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि 11 दिसंबर, और ये हुआ था 13 दिसंबर को। और इस दिन तीसरा वाला हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब पेश करने वाले कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पेश करने वाले कौन है? तो ये पेश करने वाले हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये चाचा जी वही हैं इसको पेश करने वाले, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका रिवीजन। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। अभी कैसे रहे हमने बताया भी आपको। और पहली बैठक हुई थी आपके स्वतंत्र, अगर आपसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बैठकों से प्रश्न पूछा जाता है। और पहले अस्थायी अध्यक्ष पहले बैठक में बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र के थे और बुजुर्ग थे। बुजुर्ग का मतलब अधिक उम्र के, और सम्मान में इन्हें बनाया गया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किए थे। अटल योजना कब शुरू हुआ था? तो देखिए, अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में शुरू हुआ था। भारत सरकार कुछ योजनाएं शुरू करती है ताकि वो अपने देश के नागरिकों को कुछ लाभ दे सके। उनका देश के नागरिकों के हित में कुछ योजनाएं शुरू करती हैं। देखिए, अटल पेंशन योजना जो 2015 में शुरू हुई है। अब इस प्रश्न में हम लोग योजना से संबंधित, योजना नहीं होता है, परिवार नियोजन आ जाएगा तब। तो देखिए, तो अटल पेंशन जो योजना है वो शुरू हुआ था 2015 में। उसके बाद कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग पढ़ाकू बच्चे हैं। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अगर आपसे पूछे ये कब शुरू हुआ था, तो ये भी शुरू हुआ था आपके 2015 में। कब? 2015 में। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जन धन योजना पूछे तो ये 28 अगस्त को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त को शुरू हुआ था, और 2014 में शुरू हुआ था। यहाँ पे खाता खुलवाने से संबंधित था। तो ये 28 अगस्त 2014 में ये योजना शुरू हुई थी, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पीएम स्वामित्व योजना कब चला था, तो पीएम स्वामित्व योजना जो 2021 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री उजाला
यहाँ पे देखिए उज्ज्वला नहीं है, उजाला है। उजाला योजना कब चला था? तो ये भी चला था आपके 2021 में। कब चला था? 2021 में। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री को नहीं उजाला करना है, प्रधानमंत्री नहीं, ये ग्राम उजाला योजना कहाँ गया? अगर आपसे पूछे ग्राम उजाला योजना कब शुरू हुआ था, तो वो ये योजना 2021 में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में, और जीवन ज्योति योजना ये भी 2015 में शुरू हुई थी। और जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। इम्पॉर्टेंट है, डेट आप लोग याद रखेंगे पूरा, 28 अगस्त 2014 इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से पूरा डेट लिखे हैं। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इन सभी का केवल सन पूछता है, तो 2021 में। अगर आपसे पूछे ग्राम उजाला योजना, तो वो भी 2021 में। अब इंडिया गेट का डिजाइन कौन किया था, ये पूछता है। संसद भवन का डिजाइन कौन किया था, ये पूछता है। नए वाले संसद भवन का डिजाइन कौन किया था, ये भी पूछता है। ताजमहल का डिजाइन कौन किया था, तो ये भी पूछता है। तो हम लोग पूछता है तो पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं हम लोग। तो देखिए इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया था, तो वो बनाए थे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये लोटा लेके घूमते थे। लुटियंस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एडविन लुटियंस ने बनाया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ताजमहल इंडिया गेट तो हो गया, ताजमहल नहीं, पहले संसद भवन। अगर आपसे पूछे कि संसद भवन, तो कहेंगे दो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पुराना वाला पहले देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि संसद भवन किसने बनाया था, तो ये बनाए थे आपके हर्बर्ट बेकर ने। किसे बनाया था? हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संसद भवन नया वाला किसने बनाया था, नया जो संसद है उसको बनाए थे विमल पटेल। कौन? उसके वास्तुकार है विमल पटेल। ठीक ना, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ताजमहल पूछ ले, अब्दुल लाहौरी, एक ही ताजमहल बनाया जो दुनिया को हिला के रख दिया, और वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ताजमहल किसने बनाया था, तो इसे बनाने वाले हैं अब्दुल लाहौरी। कौन इसको बनाया था? अब्दुल लाहौरी जी ने बनाया था। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल कौन बनाया था, यहाँ पे जगह नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है भाई? विक्टोरिया मेमोरियल बता दीजिए तो। विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाया था, तो इसको बनाए थे इमर्सन ने। इमर्सन, ठीक ना। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। और संसद भवन पुराना वाला हर्बल बेकर ने बनाया था, हर्बर्ट बेकर। और नया वाला विमल पटेल ने बनाया। वास्तुकार कौन है नया वाले संसद भवन का, तो विमल पटेल हैं। और विक्टोरिया मेमोरियल इमर्सन ने इसके वास्तुकार हैं। और ताजमहल अब्दुल लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार हैं। ठीक ना, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो देखिए ये जल संधि ऐसी जल संधि है जो दिमाग को हिला देगी। कैसे दिमाग को हिला देगी? वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कौन सी जल संधि, हम सभी जानते हैं कि पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है जल संधि। ठीक ना, तो ये सच में दिमाग हिलाने वाली प्रश्न है। अगर केवल अटलांटिक महासागर से पूछ देता प्रशांत महासागर को, तो हम लोग बता देते क्या, पनामा नहर पूछता तो नहर बताते, लेकिन जलसंधि पूछेगा तो जलसंधि बताएंगे। कौन सी जलसंधि है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैगलन जलसंधि है। मैगलन जल संधि ये क्या काम करता है, तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, जब आप लोग देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी तो जो मैप होता है ऐसे करके, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैगलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में मिल जाएगा आपको मैगलन जल संधि अटलांटिक महासागर में। ठीक ना, तो ये अब हम लोग कुछ जल संधियों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि,
जल संधि। देखिए ये भी जल संधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जल संधि का प्रश्न आ गया तो हम लोग विश्व के घास थोड़ी ना पढ़ेंगे, जल संधि पढ़ेंगे। तो जल संधि, जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को अलग करने का काम करती है। एशिया माइनस का मतलब अलग हो जाएगा। एशिया को, बेरिंग जल संधि है वो एशिया को अलग करता है उत्तरी अमेरिका से, ठीक ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जिब्राल्टर जल संधि के, अगर आपसे पूछे जिब्राल्टर जो आपकी जल संधि है ये किसको अलग करती है, तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये काम करती है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अलग करने का काम, माइनस मतलब अलग, अफ्रीका से अलग करती है, ठीक ना। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नहर पूछता तो पनामा नहर हो जाता, लेकिन जल संधि पूछ रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा मैगलन जल संधि, ठीक ना। और बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है या फिर अलग करती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक ना। बड़ी जियोग्राफी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। होमो सेपियंस शब्द किसने दिया था, तो होमो सेपियंस जो कि ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मानव का। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, मानव का। अब ये साइंस का प्रश्न है, अब इससे संबंधित हम लोग साइंस के पढ़ने वाले हैं प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि होमो सेपियंस शब्द किसने दिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कैरोलस लीनियस ने, ठीक ना, इन्होंने दिया था। अब कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्हें कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीकी के पिता कहा जाता है। वर्गीकी के पिता कहा जाता है। क्यों इन्हें वर्गीकी के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवों को दो भागों में विभाजित किया था, दो भागों में बांटा था। जीवों को इन्होंने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से दो भागों में, जंतु जगत, जंतु जगत पहला भाग हो गया, और पादप जगत, पादप जगत में बांटा था। और इन्होंने कैरोलस लीनियस ने इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दिया था। तो यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो ये द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और कैरोलस लीनियस की एक पुस्तिका है, इसकी नाम है सिस्टमा नेचुरी, ठीक ना। सिस्टमा नेचुरी ये किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तिका है, तो वो है आपके होमोसेपियंस कैरोलस लीनियस की। तो होमोसेपियंस, इसका रिवीजन करेंगे, साइंस का प्रश्न महत्वपूर्ण है। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। दिनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। और जीवों को दो भागों में बांटा था, पहला भाग जंतु जगत, दूसरा पादप जगत में। किसने बांटा, तो कैरोलस लीनियस ने। सिस्टमा नेचुरी पादप जगत, सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तिका है, तो कैरोलस लीनियस की। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, फिलीपींस तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है वो लास बानोस में है, ठीक ना। लास बानोस, और लास बानोस कहाँ पे है, तो वहीं पे फिलीपींस में, फिलीपींस में लास बानोस, ठीक ना। वो फिलीपींस जापान के पास में है। आप लोग पूर्वी अफ्रीका में पूर्वी एशिया में पड़ता है, जापान के पास में है। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय वाला पूछा ना, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बता दीजिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है ये कटक में है। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में, कटक यहाँ पे है, ठीक ना। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान बता दीजिए कहाँ पे है, तो ये आपके हैं, आपके वेटिकन सिटी में। कहाँ पे है, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान कहाँ पे है, मैक्सिको सिटी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है, मैक्सिको सिटी में, ठीक ना। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व मौसम संस्थान अगर आपसे पूछ रहे,
विश्व मौसम संस्थान, ये आपसे पूछ ले तो कहाँ पे है? विश्व मौसम संस्थान ये जिनेवा में है। विश्व मौसम संस्थान जिनेवा में है। और राष्ट्रीय मौसम विभाग अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। पहले रिवीजन अच्छे बच्चे करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान लास बानोस फिलीपींस में है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान मैक्सिको सिटी, और विश्व मौसम संस्थान जिनेवा में। और अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ना भैया, वो है आपके नई दिल्ली में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय, यहाँ से संबंधित कुछ मुख्यालयों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान, अगर आपसे पूछे भारतीय कृषि संस्थान, अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो भी आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पे? वहीं नई दिल्ली में है, जहाँ पे आप लोग रोज जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीएसए यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड अगर आपसे पूछे एनएसए पूछ ले, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। जिसमें एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बीएसए है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। अगर आपसे पूछे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में, कोलकाता में है। और यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, यहाँ पे इससे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कृषि संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीएसए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसए का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तो आप लोग जानते हैं कोलकाता में 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम यहाँ पे कौन थे? तो वो है आपके जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर, जिसका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर भी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जीवी मावलंकर हैं। अगर आपसे पूछे कि जीवी मावलंकर हो गया, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो हैं अनंत शयन अयंगर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के वर्तमान समय में कौन उपाध्यक्ष है, लोकसभा के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है, तो वो अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति बता दीजिए कौन है, पहले उपराष्ट्रपति जी कौन है, तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक ना? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है तो वो है आपके जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक ना, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष हैं। और लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा में वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिड़ला। ठीक ना, और पहले उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत शयन अयंगर हैं पहले उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले राष्ट्रपति कौन है तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है तो जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर आपसे पूछे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर एंड साइंस है, कह रहा है कि कौन MS ऑफिस का पैकेज नहीं है। तो ये MS ऑफिस में कुछ पैकेज होते हैं, अगर आप लोग जानेंगे कि कौन कौन MS ऑफिस में पैकेज है तभी आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चलिए देखते हैं MS ऑफिस के पैकेज कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्ड है, एक्सेल है। अगर आपसे पूछे कि इसके पैकेज कौन से हैं, वर्ड है, एक्सेल है, उसके बाद आपका वन नोट है, वन नोट MS वन नोट होता है, ये इसके पैकेज में होता है। और उसके बाद आपका एक्सेस है, एक्सेल और एक्सेस एक्सेल और एक्सेस होता है। उसके बाद पावर पॉइंट भी इसी में है। उसके बाद आपका पब्लिशर इसका पैकेज है। उसके बाद एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, आउटलुक, ये सभी MS ऑफिस के पैकेज हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टोटल 7 पैकेज आ गए कि MS वर्ड तो आप लोग जानते होंगे जिसमें आप लोग टाइपिंग वगैरह लिखते वगैरह हैं, तो ये MS एक्सेल में होता है। एक्सेस जानते हैं, MS वर्ड में होता है, एक्सेल होता है, वन नोट होता है, एक्सेस होता है, पावर पॉइंट होता है और आउटलुक होता है, फिर पब्लिशर होता है। ठीक ना, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? पकड़ के रखिए, बढ़िया प्रश्न है। ठीक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। ठीक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन के ये भी अपने जमाने के दिग्गज कलाकार थे। ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि आइंस्टीन जी ने, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था, यहाँ पे नोट करेंगे, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? तो फोटॉन सिद्धांत जो प्रकाश का है वो भी आपके आइंस्टीन जी ने दिया था। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा या फिर जिसे कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसे क्या E बराबर, इसका फार्मूला होता है E बराबर mc²। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो ये भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वो नागार्जुन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, मजाक में नहीं सच में की थी। ठीक ना, तो इसी वजह से इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, क्योंकि भारत के थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहते हैं? तो इंटरनेट को, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटरनेट को मेटा नेटवर्क या सुपर नेटवर्क कहते हैं। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप लोग कहेंगे आया कहाँ से, आया कहाँ से? तो ये सभी कंप्यूटर के प्रश्न हैं। कंप्यूटर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर का। वहाँ पे GS के बुक में भी थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आएगा। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न में एक लेखक के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि किसके लेखक, इस पुस्तिका के लेखक कौन है? पाथेर पंचाली के लेखक के बारे में। और हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं
कुछ लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। पाथेर पंचाली जो है वो है विभूषण बंदोपाध्याय की। लिखें कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है विभूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किस भाषा में, तो ये बांग्ला भाषा में। कहाँ, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। अगर कुछ और पुस्तिका के बारे में हम लोग पढ़ें तो देवदास, अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तिका है, या फिर आपसे पूछे कि चरित्रहीन ये किसकी पुस्तिका है, तो ये पुस्तिका है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये पुस्तिका है। अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ किसकी पुस्तिका है, आनंद मठ अगर आपसे पूछे, आनंद मठ ये किसकी पुस्तिका है, तो आनंद मठ जो पुस्तिका है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आप लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तिका है। और आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। हमारा आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया। क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। ठीक ना, इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पाथेर पंचाली के लेखक कौन है। तो विभूषण बंदोपाध्याय पाथेर पंचाली के लेखक हैं। किस भाषा में पाथेर पंचाली, ये बांग्ला भाषा की कृति है, बहुत ही फेमस है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। देवदास और चरित्रहीन ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत यहीं से आनंद मठ से लिया गया, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। आप लोग को जरूर वहाँ पे घूमने जाना चाहिए। आप लोग शेर से मिलके आएंगे अगर वहाँ पे जाएंगे तो। अगर आपसे पूछे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो भी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो भी आपके मध्य प्रदेश। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कौन भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में एशियाई शेरों का आवास है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो भी राजस्थान में। बांधवगढ़ ये वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी मध्य प्रदेश में। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले सीईओ थे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, तो ये हैं आपके सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी जी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की जो स्थापना होती ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। और ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था काम करती है, तो नीति आयोग काम करती है। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं।
देखिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। अगर आपसे पूछे कि पहले सीईओ कौन है, तो सिंधुश्री खुल्लर है। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन वेरी है। और अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री इसके बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष होते हैं। और स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर आपसे पूछे सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन काम करता है, तो नीति आयोग काम करता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है सिसिली द्वीप। उसका क्या नाम है, सिसिली, ऐसे नहीं रहेगा, सिसिली द्वीप ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये बड़ी जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं जो द्वीपों से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सिसिली द्वीप हो गया कहाँ पे, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि मेडागास्कर, अगर आपसे पूछे कि मेडागास्कर कहाँ का द्वीप है, मेडागास्कर, तो ये है हिंद महासागर का, कहाँ का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बोर्नियो कहाँ का है, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का है, बोर्नियो, तो वो है आपके प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड कहाँ पे है, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो है आपके आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर में है, आर्कटिक महासागर। और ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है, सॉरी सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो मेडागास्कर, प्रशांत महासागर में बोर्नियो, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम तो आप लोग सुने होंगे, तो यही है आपके सड़क परिवहन से संबंधित। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम ऐसे लिखा जाएगा चतुर्भुज योजना। ये किससे संबंधित है, ये सड़क विकास से संबंधित। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब चलाई गई थी, तो ये 2001 से लेकर के 2012 तक चली थी। और इसके तहत कितने किलोमीटर की सड़क बनी थी, तो कुल लंबाई उसकी है, कुल लंबाई सड़क जो बनी थी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 5846 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि अब कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं सड़कों से, तो अगर यहाँ पे पूछे NHAI होता है ना, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है, प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि सीमा सड़क संगठन ये काम करता है, सीमा सड़क संगठन, तो ये रोड बनाता है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रोड बनाता है कहाँ पे, बॉर्डर पे रोड बनाता है, और वहाँ पे रोड बनाता है बॉर्डर पे, भारत किसी भी देश का बॉर्डर हो, तो अपने देश में किसी भी देश से सीमा साझा करता हो, वहाँ पे ये रोड बनाएगा। सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्यों ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम का मतलब इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग जानते हैं शायद, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का ट्रिटिकम, यहाँ पे एस्टिवम लिखेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का क्या है, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। अगर आपसे पूछे कि धान का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, तो ये है ओराइजा, हो सकता है पूछ ले, इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे।
ओराइजा सैटिवा इसका ध्यान का, ओराइजा सैटिना ध्यान का वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पे लगती है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे लगती है, विनीपेग में लगती है। कहाँ पे, विनीपेग में। और विनीपेग कहाँ पे है, कनाडा में। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, आपके बुक में है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन करता है, तो भारत में आपका उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम है। और यहाँ पे गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। और कहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तो चीन में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का। गेहूं की मंडी कहाँ पे लगती है विश्व की सबसे बड़ी, तो कनाडा में, विनीपेग में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और धान का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा एस्टिवा, ओराइजा सैटिवा है, ठीक ना। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है, गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है, तो जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। कैसी, गर्म जलधारा है। और ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली गर्म जलधारा है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको की खाड़ी से जब निकल रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को इसे कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल, या फिर यूरोप का कंबल भी कहीं कहीं मिलता है, यूरोप का गर्म कंबल इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे अल नीनो जलधारा। अगर आपसे पूछे अल नीनो जलधारा, तो ये भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। अगर आपसे पूछे कि लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा कैसी है, तो ये ठंडी जलधारा। कैसी, लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट की जलधारा भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हम्बोल्ट की जलधारा, तो ये कैसी जलधारा, ये ठंडी जलधारा। ये भी हम्बोल्ट की जलधारा, तो वो प्रशांत महासागर की जलधारा। कहाँ की, प्रशांत महासागर की जलधारा है। आइए चलिए इतने पॉइंट का रिवीजन कर लेते हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना लगे तो बताइए। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी की से निकलती है, तो वो आपके गल्फ स्ट्रीम, सबसे पहले तो यही आपसे पूछा जाता है कि ये कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है, जो कि कहाँ से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। अल नीनो कैसी जलधारा है, तो वो गर्म जलधारा है। अगर आपसे पूछे कि यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। और लेब्राडोर की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, वो भी अटलांटिक महासागर की। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। अगर आपसे पूछे कि इसके पहले गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर अगर आपसे पूछ ले कि तब हो जाएंगे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, पहले भारतीय गवर्नर इसके कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर है उनका नाम है सीडी देशमुख। कौन है, सीडी देशमुख है पहले भारतीय गवर्नर। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ पे है? हमने बताया मुंबई में मुख्यालय है। हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक ना। तो ये सारे बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। पहले गवर्नर कौन है? तो ओसबॉर्न स्मिथ हैं। अगर आपसे पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन है? सीडी देशमुख हैं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम आप लोग सुने हैं, तो उसकी वजह से इनको फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, ये सभी चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कब हुआ था। तो 9 अगस्त का दिन था। 9 अगस्त का दिन 1925 को ये घटना हुई थी। अब ट्रेन का नाम कौन सा था? तो ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन, ट्रेन का नाम था। उसके बाद ये कहाँ से जा रही थी? सहारनपुर से जा रही थी। ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लेकर के, ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ की यात्रा कर रही थी। और उस ट्रेन को कुछ क्रांतिकारियों ने एक जगह पे लूट लिया था, ठीक। और उसके चलते कुछ लोगों को फांसी हुई, 1-2 लोग भाग गए और कुछ लोगों को जेल में बंद किया गया था। फांसी किसको हुई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, फांसी हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला को और राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी हुई थी। उसके बाद आपको और रोशन सिंह की फांसी हुई थी, ठीक ना। ये 4 लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन की वजह से। 9 अगस्त 1908 डाउन ट्रेन था, इसको कुछ क्रांतिकारियों ने लूट लिया था और ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ। और फांसी किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह को। पहले भारतीय उपग्रह का नाम बता दीजिए। तो पहले भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। भेजा गया था कब? 1975 में। इसमें मदद किसने किया था? तो रूस वाला मदद किया था, रूस मदद किया था। और ये रूस मदद किया था, हाँ, रूस के सहयोग से भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है, तो भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब सेब। तो वो था भारत का पहला संचार उपग्रह। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला उपग्रह कौन भेजा गया था, विश्व का पहला उपग्रह किसने भेजा था? तो विश्व का पहला उपग्रह भेजा था रूस भेजा था। कब भेजा था? 1957 को। और नाम था क्या? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। 1975 में रूस की मदद से भेजा गया था। और पहले संचार उपग्रह का भारत का क्या नाम था? एप्पल था। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला उपग्रह रूस ने भेजा था क्या बताया है? स्पुतनिक फर्स्ट इसका नाम था, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। और धन्यवाद। तो अगले क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए, खुश रहिए। जय हिंद।